कक्षा 10 से बच्चे ध्यान देंगे, 10 और 12 दोनों बच्चे ध्यान देंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर परीक्षाओं में चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12, हर परीक्षा में इससे 2 या 4 कुल मिलाकर के 5 नंबर क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसलिए इस विषय पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि मैंने लिख दिया है, कक्षा 10 और 12 हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। एक काव्य साहित्य का इतिहास है। आगे मैं आपको गद्य साहित्य का इतिहास भी बता दूंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास क्या है उसके बारे में एक बहुत लंबी नहीं, छोटी सी विवेचना करूंगा। या ध्यान देंगे आप लोग। पहले हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर मिलता है कुल मिलाकर के 4 भाग हैं। पहला है आदि काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को, काव्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदि काल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं मुख्यतः। दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। हम एक एक काल पर चर्चा करते चलेंगे, आप लोगों को बताते चलेंगे, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है, एक साथ सभी समाप्त नहीं सकते हैं। तो हम पहले शुरुआत करेंगे आदिकाल से कि आदिकाल है क्या, आदिकाल का नाम कैसे पड़ा, इस काल के प्रमुख कवि कौन है, इसे कितने भागों में बांटा गया है और इस काल की प्रमुख रचनाएं क्या हैं और इस काल की जो प्रवृत्तियां थी वह क्या है, इन सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। ध्यान देंगे आप लोग। पहली बात है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान देंगे आप लोग, आदिकाल का नामकरण किसने किया, वीरगाथा काल नाम किसने किया और बहुत सारे नाम इसके हैं, उनके नाम कैसे पड़े उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। तो आदिकाल को अन्य बहुत सारे नाम हैं, नाम के बारे में मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा, लिख भी दूंगा, बता भी दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हम पहली चर्चा करेंगे कि आदिकाल के अन्य नाम क्या हैं। तो पहली चर्चा किया जाएगा आदिकाल के अन्य नाम के अंतर्गत पहला नाम आता है वीरगाथा काल। आदिकाल के अन्य नाम के अंतर्गत पहला नाम आता है वीरगाथा काल, जिसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। जिसका नामकरण किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस चीज पर ध्यान देंगे। और आदिकाल किसने कहा था, ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो आदिकाल का नाम देने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने आदिकाल को हजार द्विवेदी ने इसे आदिकाल के नाम से पुकारा है। और उसी बताने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान कर देंगे, उसके बाद मैं अपने नाम बता दूंगा, क्योंकि जगह कम इस पर ब्लैकबोर्ड पर निकाल के बाद बता दूंगा आपको। पहले आप देखेंगे आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है नाम पहला सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, राष्ट्र साहित्य और लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य,
जैन साहित्य, नाथ साहित्य, राष्ट्र साहित्य और लौकिक साहित्य, एक आदिकाल के 5 वर्ग हैं। आदिकाल के साहित्य के इन 5 वर्गों में बांटा गया था। तो ध्यान देंगे, अब सिद्ध साहित्य के कुछ प्रमुख कवि भी हैं जो कि आपको बताए जाएंगे। जैसा सिद्ध साहित्य के कवियों के अंतर्गत आते हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा। जब इसका कवि की बात होती है तो आते हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा। ये 3 कवियों के नाम मैं आपको दे दिया हूं, सरहपा, सबरपा और लुइपा। और भी बहुत सारे कवि हैं, इस काल के प्रमुख कवि हैं, लेकिन इन मुख्य कवियों को मैंने आपको नाम दिया है। पहला है सरहपा, दूसरा सबरपा, तीसरा लुइपा। आप ध्यान देंगे, हिंदी काव्य साहित्य का प्रारंभ भी आदिकाल से हुआ था, क्योंकि और इस काल के सबसे प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं, या हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में आपके नाम जाने जाते हैं सरहपा जी। तो कवि के प्रश्न पूछ देता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है। आपको इस प्रश्न आ जाए, पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है, तो आप लिखेंगे सरहपा। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। और ये किस साहित्य से संबंधित है, या आदिकाल के किस साहित्य से संबंधित है? उत्तर जाएगा आपका सिद्ध साहित्य। तो ध्यान देंगे कि आदिकाल के प्रथम कवि सरहपा है और ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। और इस काल के अन्य प्रमुख कवियों में सबरपा, लुइपा, डोमिबा अन्य कवि आते हैं। आगे चलेंगे इसमें। अब आता है, अब सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति क्यों हुई, ये भी थोड़ा जान लीजिएगा। सिद्ध साहित्य बौद्ध युग के नियमों का प्रचार करने के लिए ही सिद्ध साहित्य का जन्म हुआ था। तो दूसरा आता है जैन साहित्य। जैसे बौद्ध युग में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिद्ध साहित्य का जन्म हुआ था, उसी तरह जैन युग में जैन के जो कवि थे उन्होंने जैन संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए जैन साहित्य को जन्म दिया था, जिसमें आचार्य देवसेन प्रमुख रूप से, विजयसेन इसके प्रमुख कवि हैं। आचार्य देवसेन, आचार्य देवसेन और दूसरा है विजयसेन। आचार्य देवसेन और विजयसेन इस काल के प्रमुख कवि के अंतर्गत आते हैं। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस साहित्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था, इसलिए इसे जैन साहित्य के नाम से भी हम जानते हैं। तो पहला गया सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य। अब तीसरा आता है आपका इसमें नाथ साहित्य। नाथ साहित्य, ये नाथ संप्रदाय, एक संप्रदाय का नाम इसका है नाथ संप्रदाय। उसी के नाथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए ही
इस नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ था और इसके जो प्रवर्तक हैं उन्हें गोरखनाथ जी को माना जाता है। इसके प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है और मत्स्येंद्रनाथ इसके आदि कवि माने जाते थे। बता रहा था कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में गुरु गोरखनाथ जी को जाना जाता है। इसके आदि कवि मत्स्येंद्रनाथ जी, इसके आदि कवि मत्स्येंद्रनाथ जी है था। इनके प्रवर्तक के रूप में मत्स्येंद्रनाथ को भी जाना जाता है। मतलब यह जो काल था वह आदि काल को काफी आगे ले आने का कार्य किया था। इस काल के रचनाकारों में गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़भरत और सत्यनाथ, जिसके कवि की जब नाम आते हैं ना तो आते हैं गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़भरत, और सत्यनाथ, एक और है सत्यनाथ। ये चार इस युग के सबसे प्रमुख कवि के अंतर्गत माने जाते हैं। मैं बीच बीच में आपको नाम दे रहा हूँ, फिर नाम डाल दे रहा हूँ कि बाद में आप लोग उसे समझ जाएंगे। ठीक है, इस बात में से जान लेंगे भी। मैं नीचे इतना डाल करके आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन थोड़ा सा अभी चल रहे हैं करके बाद में डाल करके आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। ध्यान देंगे नाथ संप्रदाय का। उसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट संप्रदाय का नाम है रासो साहित्य। इस पर अंदर इसकी चर्चा करें क्योंकि आदिकाल को सबसे अधिक प्रसिद्धि इसी रासो साहित्य से ही प्राप्त हुई थी। रासो साहित्य और रासो साहित्य में अक्सर पूरी रचनाएं जो है वीर से ओतप्रोत है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं जो है वीर से ओतप्रोत है। इसीलिए आचार्य राम शुक्ल ने इसे वीर गाथा के नाम से, वीर गाथा के नाम से भी संबोधन किया था। तो इस बात को विशेष जान लेंगे आप। रासो साहित्य, तो रासो साहित्य के प्रमुख कवि में आते हैं, आपके पहले आते हैं चंद्र बरदाई, दूसरे आ जाएंगे नरपति नाल, दूसरे आ जाएंगे नरपति नाल, तीसरे आ जाएंगे जगनीक, अब देखिए अक्सर पूछता रहता है परीक्षाओं में प्रश्न कि आदिकाल के दो रासो ग्रंथकारों के नाम बताइए और उनकी एक एक रचना का भी नाम उल्लेख कीजिए। तो चंद्रबरदाई की रचना हो जाएगी आपकी पृथ्वीराज रासो, हो जाएगी चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, और नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो, नरपति नाल की रचना हो जाएगी बीसल देव रासो, और जगनीक की हो जाएगी परमान रासो।
सारी कवि हैं, जैसे दलपति विजय की खुमान रासो, दलपति विजय की खुमान रासो, मतलब रासो साहित्यकारों में ये चंद्रबरदाई, नरपतिलाल जड़वे और दलपति विजय एक प्रमुख कवियों के अंतर्गत जाने जाते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा, वह यह है कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वहां आता है नाम पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचयिता है चंद्रबरदाई। आपको ऐसा याद रखना है, अगर एक को देख हिंदी साहित्य का प्रथम खड़ी खड़ी का महाकाव्य क्या है तो सीधे आप चले जाएंगे आधुनिक युग में द्विवेदी युग के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे को देख हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो आपको उत्तर देना होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देंगे। यह हो जाएगा आपका रासो साहित्य। अब अगला प्रश्न होता है लौकिक साहित्य। इसमें कि लौकिक भावनाओं को जन्म देने वाला साहित्य ही लौकिक साहित्य के नाम से जाना गया है। इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है रासो साहित्य। और जब प्रसिद्ध साहित्य में आते हैं जो प्रथम कवि के लिए पूछा जाता है वह है सरपा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरपा है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये दोनों चीज आप अपने साथ दिमाग में याद रखेंगे। हिंदी के प्रथम कवि सरपा सिद्ध साहित्य से है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता चंद्रबरदाई जी हैं। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको क्लियर चुकी होंगी। अब मैं आऊंगा अगले विषय की ओर। देखिए, आगे बढ़ने से पूर्व एक चीज मैं बता देना चाहता हूं। मैंने काल विभाजन तो किया है लेकिन किसी में सन नहीं लिखा, किसी में सन नहीं लिखा है। इसका कारण है क्योंकि जितने भी कवि हुए उन्होंने अपनी अपनी तरह से उसकी आलोचना की है और अपने अनुसार ही इसका नामकरण किया है, इसके काल का विभाजन किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने जो दिया है मैं उसी को लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देंगे। इन्होंने कहा है आदिकाल का समय कब से 993 से 1318 ईस्वी, और भक्ति काल का समय किया है इन्होंने 1318 से 1643। रीति काल का किया है इन्होंने 1643 से 1843, और आधुनिक का किया है 1843 से अब तक। तो ध्यान देंगे, मैंने इसलिए बता दिया है कि अन्य किताबों में 10 किताबें जब जाएंगे तो यहां आपको मिलेगा 743 से 1343 से मिश्र बंधुओं ने किया था। और यहां मिल जाएगा आपको सेकेंड वाला मिल जाएगा 1643 से 1343
1343 से 1643 और 1643 से 1843 से अब तक वो दोनों सेम है। लेकिन जब मिस्र बंधु की हम पढ़ते हैं वो 1343 से 1343 मानते हैं और हकीकत 1343 से 1643 मानते हैं। सबके अपने अपने विचार बनाए हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपने तरह से इसका काल गायन भी किया है और उसके शब्द को भी दिया है, इसलिए आप अधिक परेशान न होंगे। अब मैं आप लोगों को अब आदिकाल के जो अन्य नाम है जो कि यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे। आदिकाल के अन्य नाम के अंतर्गत कुछ नाम मैं लिख दे रहा हूं। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, बीजरोपण काल, बीजरोपण काल, सिद्ध सामंत काल, चौथा सिद्धि जानेंगे। और बहुत सारे नाम इसके हैं। आदिकाल के नाम के अंतर्गत वीरगाथा काल, बीजोपन काल, सिद्ध सामंत काल, संधि काल, अपभ्रंश काल, आरंभिक काल और एक और मिलेंगे जो सब 4 था। इनका जन्म 4 था। अब देखिए, अब इनका नाम किसने दिया है? वीरगाथा काल का नाम मैंने बता दिया था रामचंद्र शुक्ल। आज वीरगाथा काल से था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बीजरोपण काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीजोपन काल का नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल क्या है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल दिया है राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। संधि काल या चार काल का नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। संधि काल या चरण काल का नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। अपभ्रंश काल का अंतर्गत आता है जो नाम चंद्रदत्त शर्मा फुलेरी।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और एक नाम और था इसमें धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा। और आरंभिक काल का नाम आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने दिया था, आरंभिक काल नाम दिया था। और जो चार काल का नाम है जानेंगे। और आदिकाल का नाम मैंने बता दिया था, किसने दिया था? आदिकाल का नाम दिया था आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का नाम दिया गया था आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो देखा कि वीर गाथा का नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, वीर रोपण काल दिया है डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सिद्ध सामंत काल राहुल साहित्यायन ने, संधि काल या जड़ काल दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, अपभ्रंश काल दिया है चंद्र शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने, आरंभिक काल दिया है मिश्र बंधुओं ने। ये सब इन्होंने नामकरण किए हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि नामकरण किसने और कौन किए। और आदिकाल के अन्य नाम क्या है, क्योंकि परीक्षाओं में देता है कि आदिकाल के अन्य दो नाम है, अन्य चार नाम उनका उल्लेख करें। सब परीक्षाओं पूछा गया है आदिकाल के चार अन्य नाम बताएं। तो आप इसे ध्यान कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब कुछ चीजों की चर्चा कर ली जाए आप लोगों से। अभी कुछ चीजें मैंने बता दी हैं कि आदिकाल के प्रथम कवि कौन है, सरहप्पा जी है। आदिकाल के प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज वास्तव चंद्रवरदाय कृत है। अब प्रश्न आता है कि रासो ग्रंथ दो नाम बताए, बता दिया है, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो। अब अन्य नाम भी हो चुका है। अब प्रश्न उठता है क्या क्या प्रश्न इस पर और बनाया जा सकता है। जैसे कहते हैं कि आदिकाल की भाषा, प्रश्न पूछ दिया आदिकाल की भाषा। आदिकाल की भाषा के अंतर्गत आती है डिंगल। कुछ लोग डिंगल दोनों बोलते हैं, लेकिन डिंगल आदिकाल की भाषा क्या है, डिंगल। डिंगल भी कहते हैं, डिंगल भी कर सकते हैं। सेकेंड प्रश्न पूछा जाता है आदिकाल की भाषा में डिंगल और बहुत सारे से प्रश्न उठाए जाते रहते हैं और उनकी चर्चा किया जाता रहता है आप लोगों से। तो अब इसका एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, यानी आदिकाल की प्रकृतियां क्या है, प्रकृतियां का विशेषताएं। उसमें ओरल बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आदिकाल की भाषा क्या है, प्रश्न। आदिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं, जिसे हम कहते हैं विशेषताएं। विशेषताओं के अंतर्गत आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन आदिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता के अंतर्गत मानी जाती है। आदिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है।
दूसरा आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तीसरा राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। चौथा वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का प्रयोग, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का प्रयोग। और पांचवा है ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य, ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसमें कल्पना का विशेष स्थान दिया गया था, कल्पनाओं को विशेष दर्जा दिया गया है। पीछे बढ़िएगा, आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा। दूसरा सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। तीसरा वीर रस की प्रधानता। चौथा युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। और लास्ट में ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य। ये हो जाएंगे 5 प्रमुख विशेषताएं आदिकाल के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। कभी कभी 2 विशेषताएं पूछता है, मैंने आपको 5 विशेषताओं का वर्णन कर दिया है। आदिकाल करीब करीब मैंने सारी चीजें आदिकाल से संबंधित थी आपको बता दी है, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं। अगर और कोई आपको कहीं से दिक्कत समझ में आता है, आदिकाल से कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है, तो आप विषय अध्यापक से संपर्क करके या मैसेज लिख करके आप अपने समस्याओं को पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। और इस चीज को जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका नोट्स आप तैयार करते रहेंगे। और कुछ दिनों के बाद मैं आपको जो पिछली कक्षाएं ली हैं 10 पाठ के बारे में बच्चों का सारे नोट्स आपसे मैं मुहैया कराऊंगा, तभी जाकर के आगे की पढ़ाई प्रारंभ करूंगा। क्योंकि आप जब से नोट्स ये दिखाएंगे तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। इसलिए इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे। जो चीजें थी आदिकाल में गाथा काल में मंदिर वो सारी चीजें बता दी हैं। एक चीज में प्रश्न छूट रहा है, आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से क्यों जाना जाता है? अक्सर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा, ध्यान देंगे, आदिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। आदिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। वे राजाओं के दरबार में रहते थे और राजाओं की वीरता का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते थे। और इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता थी, इसलिए आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बैठ करके फिर से इसके परिभाषा को सुनेंगे, आपको यह याद हो जाएगा। और हमारी समझ से अब आदिकाल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको ना बताई हो। सारी चीजों का मैंने धीरे धीरे आपको अध्ययन करा दिया है, आप इसकी तैयारी कर लेंगे। हाँ, ध्यान देंगे, एक चीज बताना मैं भूल गया था। जो अब इसके बाद जो भक्ति का अगली कक्षा में अब मैं भक्ति काल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद रीति काल और लास्ट में आधुनिक काल के बारे में चर्चा की जाएगी। इसलिए जो मैंने भक्ति काल के आदि काल के बारे में समझाया है उसका नोट्स बना लेंगे। और कल मैं आप लोगों को भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इस काल के प्रमुख कवि कौन है, इस काल की क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन में अगली नेक्स्ट कक्षा में आप लोगों के सामने वर्णन करूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।